चलिए, आज की चर्चा एक ऐसे फैक्ट से शुरू करते हैं जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएं। भारत में सेक्स टॉयज के सबसे बड़े खरीदार हैं पुरुष, लेकिन बिकने वाले 80% से ज्यादा प्रोडक्ट्स वो महिलाओं के लिए होते हैं। ये आंकड़ा अपने आप में ही एक पूरी कहानी कहता है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ एक सेल्स का नंबर नहीं है। ये भारत के बेडरूम में हो रही एक बहुत ही शांत क्रांति का इशारा है। ये हमें बताता है कि रिश्ते कैसे बदल रहे हैं, मतलब लोग अपनी इच्छाओं को कैसे देख रहे हैं और टेक्नोलॉजी इसमें क्या रोल निभा रही है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। आज हम भारत में तेजी से बढ़ रहे इस सेक्सुअल वेलनेस उद्योग की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ हुई बातचीत के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्से हैं। और ये सिर्फ कौन क्या खरीद रहा है इसकी कहानी नहीं है, ये क्यों की कहानी है। सही कहा, ये प्रोडक्ट्स के बारे में कम और लोगों के बदलते हुए माइंडसेट के बारे में ज्यादा है। तो सवाल ये है कि आंकड़े हमें आज के भारत के बारे में क्या सिखा रहे हैं। चलिए पता करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इसे खरीद कौन रहा है। मेरा पहला अंदाजा तो ये होगा कि शायद कपल्स खरीद रहे होंगे अपने रिश्ते में कुछ नयापन लाने के लिए। ये एक स्वाभाविक अनुमान लगता है। आपका अंदाजा स्वाभाविक है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। असल में लगभग 65 से 70% खरीदार सिंगल हैं। क्या 70%? हाँ, 65 से 70%। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब ये दिखाता है कि लोग अब अपनी सेक्सुअल वेलनेस की जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। वो इसके लिए किसी पार्टनर पर निर्भर नहीं है। ये सेल्फ लव की तरफ एक बड़ा कदम है। ये तो वाकई दिलचस्प है और इसी से जुड़ा वो पहला आंकड़ा है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी कि लगभग 65% खरीदार पुरुष हैं, लेकिन वो महिलाओं के लिए प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं जी। इसका क्या मतलब निकालें? क्या पुरुष अपनी पार्टनर्स को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं? मेरे ख्याल से ये दोनों का मिला जुला रूप है। एक तरफ तो हाँ, ये निश्चित रूप से दिखाता है कि बातचीत के दरवाजे खुल रहे हैं। पुरुष शायद अपनी पार्टनर्स के साथ उनकी इच्छाओं के बारे में बात कर रहे हैं या कम से कम उनकी खुशी में भागीदार बनना चाहते हैं। एक गिफ्ट की तरह शायद। हाँ, एक गिफ्ट देने का नया तरीका भी हो सकता है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। जो 30-35% महिला खरीदार हैं, वो ज्यादा वफादार ग्राहक होती हैं। वो एक बार खरीदने के बाद जब सहज हो जाती हैं तो बार बार लौटती हैं। वो रिसर्च करती हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए। अच्छा, तो हमें ये पता चल गया कि खरीदार कौन है, लेकिन ये लोग हैं कहाँ? क्या ये ट्रेंड सिर्फ दिल्ली मुंबई जैसे बड़े मेट्रो शहरों तक ही सीमित है? मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मुंबई या दिल्ली टॉप पर होंगे। यहाँ एक और सरप्राइज है। नंबर 1 पर दिल्ली या मुंबई नहीं है। नहीं तो फिर बैंगलोर है। बैंगलोर? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बैंगलोर का टॉप पर होना क्या दिखाता है? मतलब वहाँ की टेक कल्चर या ज्यादा खुले विचार? बिल्कुल, ये सारे फैक्टर्स भूमिका निभाते हैं। और बैंगलोर का डेटा तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। वहाँ के कुल खरीदारों में 42 से 45% महिलाएं हैं। अरे वाह, ये तो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और वो सिर्फ खरीद ही नहीं रही, बल्कि ज्यादा खर्च भी कर रही हैं। उनका औसत खर्च लगभग 11,000 से 12,000 रुपए है। 11 से 12,000? इसका मतलब ये है कि महिलाएं ना सिर्फ अपनी सेक्सुअल वेलनेस पर कंट्रोल ले रही हैं, हाँ, बल्कि वो क्वालिटी के लिए प्रीमियम प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने से भी नहीं हिचकिचा रही हैं। एकदम सही। और ये कहानी सिर्फ बैंगलोर तक ही सीमित नहीं है। इंदौर जैसा एक टियर 2 शहर, इंदौर टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बना रहा है। ये दिखाता है कि ये क्रांति चुपचाप पूरे देश में फैल रही है। इंटरनेट और गोपनीय पैकेजिंग ने इसे संभव बना दिया है। ठीक है, तो अब जब हमें खरीदारों और जगहों का अंदाजा हो गया है तो प्रोडक्ट्स पर आते हैं। एक मुख्य बात जो सामने आती है वो ये है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए कहीं ज्यादा प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा लगता है कि पूरा बाजार ही महिलाओं पर केंद्रित है। इसके 2 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला तो बायोलॉजिकल है। महिलाओं के लिए मतलब आनंद के अनुभव की सीमा बहुत बड़ी है। क्लिटोरिस, जी स्पॉट, निपल्स, इन सभी के लिए अलग अलग तरह के सेंसेशन और प्रोडक्ट्स डिजाइन किए जा सकते हैं। जबकि पुरुषों के लिए अनुभव की रेंज शारीरिक रूप से थोड़ी सीमित है। ओके। और दूसरा कारण? दूसरा कारण ऐतिहासिक और सामाजिक है। इसे ऑर्गेज्म गैप कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि सदियों से सेक्सुअल अनुभव का जो डिजाइन था वो पुरुषों के आनंद को ध्यान में रखकर किया गया था। महिलाओं की जरूरतों को अक्सर नजरअंदाज किया गया। तो ये प्रोडक्ट्स उस संतुलन को ठीक करने की एक कोशिश है। इस इंडस्ट्री की शुरुआत ही इसी विचार से हुई थी। और अब तो इनोवेशन भी कमाल का हो रहा है।
बातचीत में एक VR हेडसेट का जिक्र हुआ जो एक टॉय के साथ सिंक हो जाता है। ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, और ये कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पहले से ही बाजार में है। आप एक वर्चुअल पार्टनर चुन सकते हैं जो आपसे बात करता है, इंटरैक्ट करता है, और जैसे ही वर्चुअल सीन में कुछ होता है, टॉय असल में आपको वही सेंसेशन देता है। कमाल है। मतलब एक तरफ तो ये हाईटेक VR सेट है और दूसरी तरफ स्रोत में एक लिपस्टिक वाइब्रेटर का भी जिक्र है। ये दोनों कितने अलग हैं? और यही इस बाजार की खूबसूरती है। लिपस्टिक वाइब्रेटर भारतीय संदर्भ के लिए एक परफेक्ट उदाहरण है। ये इतना छोटा और गोपनीय है कि कोई भी महिला इसे अपने पर्स में रख सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जहां प्राइवेसी और सामाजिक डर अभी भी एक बड़ी हकीकत है, वहां इस तरह के प्रोडक्ट्स लोगों को मौका देते हैं। ये दिखाता है कि उद्योग कैसे सांस्कृतिक बारीकियों के हिसाब से खुद को ढाल रहा है। यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। एक आम चिंता ये होती है कि ये खिलौने ये इंसानी जुड़ाव की जगह ले सकते हैं। लोग एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और मशीनों पर निर्भर हो जाएंगे। लेकिन हमारे स्रोत के एक्सपर्ट इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। हाँ, उनका नजरिया ये है कि ये खिलौने इंसानी रिश्ते का अपग्रेड हैं, उसका विकल्प नहीं। ये आपके अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक टूल है। ठीक वैसे ही जैसे आप बेहतर साउंड क्वालिटी के लिए हेडफोन्स इस्तेमाल करते हैं, ये कपल्स के लिए एक जरिया हो सकते हैं। लेकिन क्या अपग्रेड करने की ये सोच एक तरह का दबाव नहीं बनाती कि सामान्य इंसानी अनुभव काफी नहीं है और उसे हमेशा टेक्नोलॉजी से बेहतर बनाने की जरूरत है? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। किसी भी टेक्नोलॉजी की तरह इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम डेटा देखें तो एक दिलचस्प स्टडी का जिक्र है। सेक्स टॉयज इस्तेमाल करने से पहले 56% कपल्स ने कहा कि वे अक्सर सेक्स करते थे, लेकिन टॉयज इस्तेमाल करने के बाद ये संख्या बढ़कर 79% हो गई। अच्छा। हाँ, तो ये बताता है कि ये दूरियां नहीं बढ़ा रहा, बल्कि शायद जिज्ञासा और उत्साह को वापस ला रहा है। तो फिर इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है? लोग इन प्रोडक्ट्स की तरफ क्यों जा रहे हैं? बातचीत में कुछ बहुत गंभीर मुद्दों का जिक्र हुआ, जैसे सेक्सलेस मैरिज और काम का तनाव। हाँ। और एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ, पॉर्न विडो सिंड्रोम। हाँ, पॉर्न विडो सिंड्रोम। ये एक ऐसी स्थिति को बताता है जहां एक महिला अपने पार्टनर से भावनात्मक और शारीरिक रूप से कटा हुआ महसूस करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका पार्टनर पॉर्न का आदी हो चुका है। इससे कल्पना और वास्तविकता के बीच एक खाई बन जाती है। पॉर्न में जो दिखाया जाता है वो असल जिंदगी से बहुत अलग होता है, तो वास्तविक जीवन में इंटिमेसी में कमी आ जाती है। और इसके साथ साथ लाइफस्टाइल की समस्याएं भी हैं, है ना? बिल्कुल। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव, खराब खान-पान, इन सब की वजह से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो रहा है, जिससे उनकी सेक्स ड्राइव पर असर पड़ता है। तो जब रिश्तों में इस तरह का असंतोष पैदा होता है, तो कुछ लोगों के लिए सेक्स टॉयज एक आउटलेट बन जाते हैं। इन सब बातों से ये तो साफ है कि ये एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव का हिस्सा है। लेकिन भारत में इस विषय के साथ हमेशा शर्म या झिझक का भाव जुड़ा रहा है। तो ये इंडस्ट्री इस टैबू से कैसे निपट रही है? स्रोत में एक्सपर्ट ने इसे इस उद्योग का स्वर्ण युग कहा है। एक बहुत नाजुक संतुलन बनाया जा रहा है। लोग अब इतने परिपक्व हो रहे हैं कि वे अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों को सामाजिक सोच से अलग रख सकें। शायद वो इस बारे में अपने परिवार से बात न करें, लेकिन अपनी करीबी दोस्तों के ग्रुप में इस पर चर्चा हो रही है। अब ये शर्म से ज़्यादा प्राइवेसी का मामला बन गया है। और कानूनी पहलू का क्या? मुझे यकीन है कि यहाँ भी चुनौतियाँ होंगी। बहुत बड़ी चुनौतियाँ। कानूनी पहलू एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। भारत में अभी भी 1947 के अश्लीलता कानून लागू हैं, जो ब्रिटिश काल से चले आ रहे हैं। इन कानूनों के तहत कोई भी चीज जो किसी को अश्लील लगे वो गैर कानूनी हो सकती है। तो कंपनियां इस जोखिम से कैसे बचती हैं? वे बहुत रचनात्मक तरीके अपनाती हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है वाइब्रेटर को पर्सनल बॉडी मसाजर कहना। अच्छा, मसाजर? हाँ, अगर आप इसे वाइब्रेटर कहते हैं तो ये अश्लील माना जा सकता है, लेकिन अगर आप इसे मसाजा कहते हैं तो ये एक वेलनेस प्रोडक्ट बन जाता है। ये एक ऐसे देश में काम करने का तरीका है जिसमें एक बहुत बड़ा अनछुआ बाजार है। और ये बाजार कितना बड़ा है, कोई अंदाजा? अनुमान है कि भारत में इसका संभावित बाजार लगभग $4 बिलियन का है और अभी इस तक 5% से भी कम लोगों की पहुंच है, जबकि अमेरिका में ये पहुंच 75% है।
तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ग्रोथ की कितनी ज्यादा गुंजाइश है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो तस्वीर बहुत ही दिलचस्प और विरोधाभासों से भरी हुई है। एक तरफ पुरुष हैं जो महिलाओं के लिए खरीदारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ महिलाएं हैं जो अपने आनंद के लिए खुलकर खर्च कर रही हैं। एक तरफ वीआर जैसी हाईटेक फैंटेसी है तो दूसरी तरफ प्राइवेसी का ध्यान रखने वाली लिपस्टिक भी है। और इन सबके बीच एक समाज है जो परंपरा और आधुनिक इच्छाओं के बीच अपना संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ खिलौनों की कहानी नहीं है, ये भारत की बदलती सोच की कहानी है। बिल्कुल। तो चलिए इस चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करते हैं। स्रोत में ऑस्कर वाइल्ड का एक बहुत मशहूर कथन है, दुनिया में सब कुछ सेक्स के बारे में है सिवाय सेक्स के। सेक्स खुद शक्ति, पावर के बारे में है। जैसे जैसे आनंद और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल के ये साधन ज्यादा सुलभ हो रहे हैं, ये भारत में रिश्तों और समाज के भीतर शक्ति संतुलन को कैसे बदल सकते हैं। जब एक महिला अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेती है तो क्या ये उसके आत्मविश्वास और घर के दूसरे फैसलों पर भी असर डालता है? ये सिर्फ आनंद के बारे में नहीं है, ये स्वतंत्रता, संवाद और समानता के बारे में भी है। और इसी सवाल के साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ते हैं।